नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखो, हम स्टार्ट कर रखा था हमने एसएसटी के जो हम एमसीक्यू कर रहे थे, हमने कहाँ तक कर लिए थे? हमने शायद 40 तक कर लिए थे। आगे हम करेंगे 41 से स्टार्टिंग करेंगे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, मेराइन रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ। मैंने आपको पहले बताया था कि एक एलिगोरी है। एलिगोरी अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग कंट्री की एलिगोरी। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? मेराइन बताना है। क्या बताना है? मेराइन। मेराइन किसकी एलिगोरी है? फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस की। मैंने आपको जर्मनी की एलिगोरी बताई थी। क्या बताई थी? जर्मन की एलिगोरी। उसको आप कमेंट करके बताओगे भाई। इसका आप आंसर खुद ही बताओगे। जर्मनी का। मेराइन किसकी है? फ्रांस की है। मैंने जर्मनी की पहले भी बताई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रीऑर्गेनाइज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है। द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल मैंने बहुत बार बता दिया कि ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल हुई थी। कब हुई थी? 1832 में। हिंदी में मैंने बताया था कस्तूतुनिया की संधि। कस्तूतुनिया की संधि के बारे में बताया था भाई। ठीक है, कस्तूतुनिया की संधि से कौन सा देश आजाद हुआ था? कौन सा देश इंडिपेंडेंट हुआ था? सर ग्रीस हुआ था। कौन सा हुआ था? ग्रीस। ग्रीस यानी कि हिंदी में बात करें तो यूनान। हिंदी में बात करें तो यूनान। तो यहां पर यूनान को लेकर मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, दो क्वेश्चन आप कमेंट में जवाब दोगे। यूनान और ग्रीस है वो कौन से एम्पायर के अंडर में आता था और क्या कहा जाता? यूनान के बारे में क्वेश्चन आता, सिविलाइजेशन के बारे में। तो आप दोनों कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, रीड द फैक्ट रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 द चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। जो लिबरलाइजेशन आया था यूरोप में जब राष्ट्रवाद आया था 1848 में फ्रांस में, तो उसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क बिल्कुल सही है कि मोनार्क को क्या कर दिया गया था? मोनार्की को खत्म कर दिया गया था। ये तो ठीक है भाई। आगे यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड, ये भी सही है कि पुरुषों को, सफरेज का मतलब होता है मताधिकार। क्या होता है हिंदी में बात करें तो? मताधिकार। मताधिकार होता है मत देने का अधिकार। राइट टू वोट, राइट टू वोट तो दे दिया गया था। उसके बाद पॉलिटिकल राइट टू वुमेन, ये नहीं था भाई। वुमेन को पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए थे, ये तो नहीं होगा। आगे फ्रीडम टू प्रेस हैज बीन आस्क्ड फॉर, कि हाँ प्रेस को भी फ्रीडम दे दी गई थी। बिल्कुल सही है। पहला दूसरा चौथा हमारा हो जाएगा ऑप्शन पूछ रखे, करेक्ट पूछ रखे, यानी कि आगे और भी ऑप्शन मिलेंगे। पहला दूसरा और चौथा देख लेते हैं। आगे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है। पहला दूसरा और चौथा हमारा, पहला और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। उसके बाद डी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। क्या बताना है? कि इनमें से स्टेटमेंट बतानी है जो लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बताए। सबसे पहले यहां पर शब्द है लिबरल। लिबरल, लिबरल का मतलब होता है फ्री। हिंदी में कहते हैं उदारवादी। लिबरल को क्या कहते हैं? उदारवादी। उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब होता है व्यक्तिगत आजादी, इंडिविजुअल फ्रीडम। मैंने यह बात आपको पहले ही बताई कि हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो देख लो किस किस को चाहिए? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल देख लो, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में आ गई फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कि हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए व्यक्तिगत। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी बराबर हो। ये ना हो कि अमीर के लिए अमीर को सजा नहीं मिलेगी, गरीब को सजा मिलेगी, ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा कानून है वो सभी के सामने क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन सी, फ्रीडम ऑफ फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमंग हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कोड यंग इटली। कि क्या बना था? एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी। कौन सी? यंग इटली। कौन सी बनी थी? यंग इटली। ये बनाई किसने थी?
किसने बनाई थी? ये मैंने क्वेश्चन आपको बार बार करवा दिया, किसने बनाई थी? गोसिपी मैथ्सिनी ने बनाई थी, गोसिपी मैजिनी ने बनाई थी। याद रखना इसने 2 ग्रुप बनाए थे। आप कमेंट में इन दोनों ग्रुप के नाम भी लिखोगे। आप कमेंट नहीं करते हो भाई, जो मैं कमेंट के लिए कहता हूँ उनके आंसर एक आधा ही आंसर देता है, बाकी सारे के सारे आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, तो सभी आंसर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोसिपी मैथ्सिनी। गोसिपी मैथ्सिनी ने 2 ग्रुप बनाए थे, एक यंग इटली है, एक और आप कमेंट में बताओगे। आगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहता है? 46 कहता है व्हाई वाज ओटोमन बिस्मार्क कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन? चूज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में बताना है कि उसको चीफ आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार क्यों कहा गया जर्मनी को एकीकरण में। मेनली मैं आपको बता दूं कि ओटोमन बिस्मार्क को ही वास्तुकार क्यों कहा गया जर्मनी का, ये स्टेटमेंट देखनी है और इस स्टेटमेंट में से देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन है ही अलाइंड विद इटली। नहीं भाई, इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ही गारंटीड ऑटोनॉमी टू प्रशिया। नहीं, ऐसा भी नहीं किया। ही कैरिड द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस। ये आ जाएगा किसने क्या किया? नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस किया था आर्मी एंड दी ब्यूरोक्रेसी। किसने एक आर्मी बनाई, और ब्यूरोक्रेट क्या होता है? जो पूरी पूरी व्यवस्था को चलाने वाला है। ठीक है, इसलिए ये काम किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। आर्मी की सहायता से, सैन्य सहायता से और ब्यूरोक्रेसी की सहायता से इसने किसको एक किया था? जर्मनी को एक किया था। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका सी आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये पूछ रखा है कि सबसे पहले इंडस्ट्री कहां पर आई थी। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 18th सेंचुरी के हाफ में सबसे पहले इंडस्ट्री, तो आपको पता होगा सबसे पहले इंडस्ट्री कहां पर आई थी? इंग्लैंड में। कहां पर है? इंग्लैंड में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट were mainly drive in Europe after the defeat of Napoleon in 1815। ये क्वेश्चन आपका कहां पे आया हुआ था? 10th एग्री में आया हुआ था भाई। ये क्वेश्चन कहां पर आया हुआ था? 10th एग्री में। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 1850 में जब बैटल ऑफ वाटरलू में कौन हार जाता है? नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद दोबारा से क्या आता है? दोबारा से राजा आते हैं। राजा से यानी कि वही पुरानी प्रथा, यानी कि कंजर्वेटिव जाते हैं, हिंदी में रूढ़िवादी कहा जाता है, यानी जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जैसे वहां पर पहले क्या थे? राजा क्या चाहेंगे कि नेपोलियन के हारने के बाद दोबारा वही सत्ता में आए, इसलिए दोबारा से वही चीज आना क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव कहलाता है। हमारा आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कोलेक्टेड डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। 1815 में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक युद्ध होता है, एक बैटल होती है। उस बैटल को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन के खिलाफ कौन कौन से राजाओं ने लड़ी थी? मैं इसमें कौन कौन से हैं? एक तो ब्रिटेन है, हाँ बिल्कुल सही है, रसिया है, प्रशिया है, ऑस्ट्रिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन ने किस किस के खिलाफ युद्ध लड़ा था? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1815 में। आप मेरे को ये बताओगे कि 1850 के बाद, इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुई थी। क्या हुई थी? एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। वो संधि कौन सी हुई थी? कमेंट में जरूर बताना भाई। एक संधि हुई थी, वो संधि कौन सी हुई थी? आप कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरल नेशनलिज्म अफेयर टेक प्लेस इन जुलाई रेवोल्यूशन। कि सबसे पहले कहां पर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था? 1830 का। 1830 में क्या होता है? 1830 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसे जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो लिबरल नेशनलिज्म के लिए हुआ था। वो कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 51 में क्या कहता है?
वन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मन प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, इसके बारे में बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ठीक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जर्मनी के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में बताना है। करेंसी वाला भी ठीक है, बैंकिंग भी ठीक है, लीगल सिस्टम भी ठीक है, लेकिन डेमोग्राफी इसमें नहीं आएगा भाई। इसमें क्या है, डेमोग्राफी हमारा नहीं आएगा। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 51, तो हमारा क्या आ जाएगा, चौथा कौन कौन से में नहीं है देख लो। चौथा जिसमें ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा भी दे रखा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैवियोर। सबसे पहले ये बताओगे आप कमेंट में, काउंट कैवियोर है कौन। मैंने कैवियोर के बारे में पहले ही बताया था कि काउंट कैवियोर है कौन। ठीक है, सबसे पहले है ही वॉज इटालियन स्टेट्समैन, इसके बाद ही स्पोक फ्रेंच मच देन बेटर, कि ये इटालियन से बेहतर क्या बोलता है, फ्रेंच बोलता है। ही वाज टेक्टफुल डिप्लोमेट, कि ये बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। ही बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली, कि ये किससे जुड़ा हुआ था, रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ये डिप्लोमेट नहीं था। पहले के क्वेश्चन में ये चीज आई हुई थे कि मैंने आपको पहले मैं बताया था कि ये डिप्लोमेट नहीं है। डिप्लोमेट होता है कि एक नेता हो, ये नेता नहीं था, ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी करवाया, देख लेना। तो जिसमें तीसरा नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पहला दूसरा चौथा किसमें है, डी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेंट्रल पावर एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने पहले भी बताया था 1940 से 18 तक हुआ था। और इसमें कौन कितनी पावर थी, दो पावर थी। कौन कौन सी, एक तो सेंट्रल पावर थी, एक अलायंस पावर थी। कौन कौन सी थी, एक सेंट्रल पावर थी और एक अलायंस पावर थी। और इसमें कौन सी पूछ रखी है, इससे हमने पूछ रखी है सेंट्रल पावर। कौन सी पूछ रखी है, सेंट्रल पावर पूछ रखी है। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन से आते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। सेंट्रल पावर में कौन कौन से आते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन टर्की। कौन कौन से आते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की, ये किस में आते हैं, सेंट्रल पावर। उसके बाद हमारी कौन सी बच गई, अलायंस पावर बच गई भाई। कौन कौन सी बच गई, अलायंस पावर। अलायंस पावर में आप खुद बताओगे कि कौन कौन से आते हैं, मैं कमेंट करके बता दूंगा किस किस के ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गोसिपी मैजनी, ये गोसिपी गैरीबाल्डी, सॉरी कौन सा है, गोसिपी गैरीबाल्डी कहां से था, गोसिपी गैरीबाल्डी कहां से था, इटली से था। कहां से था, इटली से था। इसको इटली में यूनिफाई, इटली को यूनिफाई करवाने में इसका सबसे अहम रोल, सबसे बड़ा योगदान इसका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है द खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च बाय द गांधी जी टू सपोर्ट। कि देखो सबसे पहले हम सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या, सत्या का आग्रह, यानी कि हमें क्या करना है, हमेशा ही ट्रुथ, सच्चाई के रास्ते पर चलना है और साथ में नॉन वॉयलेंस, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी, हिंसा के रास्ते पर चलना है। सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलना है। ये जो सत्याग्रह कौन लेके आया है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां पर किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। कहां पर किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। उसके बाद यदि हम भारत में बात करें, इंडिया में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहां पर किया था, चंपारण में किया था। कहां पर किया था, चंपारण बिहार में। कहां पर किया था, चंपारण बिहार में। दूसरी बार कहां पर किया गया था, खेड़ा में किया था। कहां पर किया था, खेड़ा। चंपारण और खेड़ा में दोनों पीजेंट्स, किसानों के लिए किया गया था। उसके बाद मिल वर्कर के लिए तीसरा सत्याग्रह कहां पर किया गया था, अहमदाबाद में किया था, गुजरात में। ठीक है,
इसमें दे रखा है कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये है द खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए हुआ था, पीजेंट्स के लिए हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। और जो मिल वर्कर के लिए हुआ था, मिल वर्कर के लिए कौन सा हुआ था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में कब हुआ था, 1918 में। और सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले, सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ था। कब हुआ था, यह भी किसानों के लिए हुआ था, 1917 में। ठीक है, ये तीनों सत्याग्रह याद रखना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट क्या था, इसके बारे में बता दूं कि महात्मा गांधी ने भारत में आते ही 3 बड़े सत्याग्रह किए। चाहे वो पहला चंपारण में हो, दूसरा कहां पर हो हमारा, दूसरा हमारा खेड़ा में हो, और तीसरा हमारा क्या है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हो। तीनों सत्याग्रह किसने किए हैं, महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी द्वारा तीनों किए गए सत्याग्रह बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए। अब अंग्रेजों को क्या करना था, अंग्रेजों को महात्मा गांधी को रोकना था। तो उसको रोकने के लिए अंग्रेज क्या लेके आए, रोलैक्ट एक्ट लेके आए। कब लेके आए, 1919 में, 1919 में लेके आए। और ये पास कहां से हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल से पास हुआ। और इसमें क्या था, इसमें यदि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा तो उसको 2 साल की जेल होगी। कितने साल की, 2 साल की। और कोई ट्रेल नहीं होगी। नो वकील नो दलील इसे कहा जाता था, कि इसमें आपको कोई वकील नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको 2 साल की जेल होगी, कोई आपको इजाजत नहीं देगी। शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। इट वॉज द एक्ट ऑफ थ्रू विच द गवर्नमेंट गोट इनमेरियस पावर टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रेल फॉर 2 ईयर। आपको कितने साल की जेल होगी, 2 साल की जेल होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 57। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब किसने लिखी है, हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी ने। किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है भाई। अगला क्वेश्चन है 58। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन। कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और खिलाफत मूवमेंट है, कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में। कब हुआ था, जनवरी 1921 में। अगला है व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो असहयोग आंदोलन है, उसको कब वापिस ले लिया था, तो कब ले लिया था, 1922 में। कब ले लिया था, 1922 में। उससे अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। एक जगह है यूपी में, यूपी में एक जगह है, कौन सी है, चोरा चोरी। कौन सी है, चोरा चोरी, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, यूपी में। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर पुलिस और लोगों के बीच क्या हो गई थी, झड़प हो गई थी, जिस कारण से लोगों ने पुलिस चौकी को जला दिया। और पुलिस चौकी को जलाने की वजह से क्या हो गया, वॉयलेंस हो गया। और महात्मा गांधी हमेशा किसके खिलाफ थे, वॉयलेंस के। वो नॉन वॉयलेंस अहिंसा को मानते थे, हिंसा को नहीं मानते थे। इसलिए चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, वापस ले लिया। ठीक है, ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन कर लिए। इस प्रकार से हम डेली के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप कोई डाउट जरूर बता देना। आगे हम कल को करेंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।